Assalamu alaikum. Today I'll be discussing the benign epithelial lesions of the breast, and the significance of these lesions is their relationship with the development of risk of the breast carcinoma and the risk of development of the breast carcinoma. That whether a benign lesion is associated with the development of breast carcinoma or not. On this basis, we have divided these lesions into three types. First of all, the non-proliferative disease, and then we have the proliferative disease with and without ATPM. First of all, non-proliferative disease. Basically it is not associated. It is not associated with an increased risk of breast cancer. It includes three morphologic changes: cyst, fibrosis, and adenosis. What is cyst? It is basically a sac-like membranous sac-like membranous thickening, which is basically surrounded by a layer of luminal cells. अब होता क्या है बेसिकली कि दिस इज़ द नॉर्मल स्टोमा ऑफ द ब्रेस्ट विद दिस इज़ द नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू विद नॉर्मल स्टोमा एंड नॉर्मल ग्लैंड्स. लेकिन कुछ सिचुएशंस में कुछ कंडीशंस में जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ड्यू टू सम चेंजेस. अब वो चेंजेस क्या है? ड्यू टू द अनफोल्डिंग ऑफ द लोब्यूल्स एंड ड्यू टू द डायलिटेशन ऑफ द लोब्यूल्स सिस्ट बन जाती हैं. सिस्ट किस तरह से बन रही होती हैं कि ड्यू टू द डायलिटेशन and unfolding of the lobules, cysts are formed. पहले छोटे छोटे cysts बनती हैं and they coalesce to form larger cysts, and these cysts are basically filled with the apocrine secretions, which are basically milk secretions which can calcify to form microcalcifications. and एक दो तरह के changes आते हैं cyst में. एक यहाँ पे तो cyst they undergo apocrine metaplasia और secondly उसके अंदर जो secretions होती हैं cyst के अंदर, they undergo calcifications and which are visible on mammographs. अब होता क्या है कि तीन मॉर्फोलॉजिक चेंजेस हैं: सिस्ट्स, फाइब्रोसिस एंड एडेनोसिस. अब सिस्ट के आगे से दो चेंजेस आ सकते हैं सिस्ट की वजह से. पहली चीज़ आ सकती है एपोक्राइन मेटाप्लेजिया हो सकता है, और दूसरी चीज़ स्ट्रोमल फाइब्रोसिस हो सकता है. अब एपोक्राइन मेटाप्लेजिया क्या होता है कि सिस्ट इज लाइन बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ल्यूमिनल सेल्स. बेसिकली एपोक्राइन मेटाप्लेजिया में क्या होगा कि जो सिस्ट का नंबर, जो सेल्स होते हैं उनके टाइप ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो कोलमनार में चेंज हो जाते हैं. तो इस तरह से क्या होगा बेसिकली एपोक्राइन मेटाप्लेजिया क्या है? इट इज़ अ benign fibrocystic change characterized by dilated SNI lined by columnar cells with apocrine features. अब नॉर्मली जब मेटाप्लेजिया हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद सम टाइप ऑफ नियोप्लास्टिक लीजन, क्योंकि जिस तरह से हम बेरिटोसोफेगस में मेटाप्लेजिया कोलमनार मेटाप्लेजिया पढ़ के आए हैं, वहाँ पे क्या होता है कि पहले कोलमनार मेटाप्लेजिया होता है, देन देयर इज डिस्प्लेजिया एंड देन इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एसोफेजियल कार्सिनोमा. लेकिन इस केस में जो मेटाप्लेजिया इट इज़ टोटली बेनाइन and it is not associated with any risk of breast cancer. So cyst, fibrosis and the apocrine metaplasia, they are not associated with an increased risk of breast cancer. And last of all, adenosis, it is basically increased in the number of SNI per lobules. यहाँ पर simply अगर कहा जाए increased number of glands in the breast is called adenosis. अब एक चीज़ रह गया है फाइब्रोसिस. स्ट्रोमल फाइब्रोसिस किस तरह से हो रहा है? जब ये जो सिस्ट्स हैं विच आर बेसिकली फिल्ड विद द एपोक्राइन सिक्रेशंस, दे रप्चर, they release their debris, and due to this spillage of debris there is chronic inflammation which then leads to stromal fibrosis. अच्छा, अब स्ट्रोमल फाइब्रोसिस की वजह से क्या होता है कि पहले क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हुई, देन देयर स्ट्रोमल फाइब्रोसिस, और जहाँ पे स्ट्रोमल फाइब्रोसिस होती है वहाँ पे ब्रेस्ट के अंदर एक नोड्यूल सा बन जाता है विच इज़ बेसिकली अ पैल्पेबल नोड्यूल. और पैल्पेबल नोड्यूल जब बनता है तो वो एक लंपी सी अपीयरेंस दे देता है ब्रेस्ट को. अब इसको हम विद द हिस्टोडायग्राम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. दिस इज़ द ब्रेस्ट विद फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस इन विच हियर वी कैन सी द सिस्ट्स. The cysts are basically filled with these apocrine secretions, and these cysts can further lead to two basic changes. Ducts with the apocrine metaplasia, the cysts they can undergo apocrine metaplasia, or if they rupture they can lead to fibrosis. And the third benign change, non-proliferative change, is basically adenosis, in which there is increase in the number of SNI per lobules. So coming to the text, apocrine secretions
in the cysts they undergo calcification, which can be seen on the mammograms, and it is highly important to distinguish the fibrocystic change with calcification from other conditions like ductal carcinoma in situ, or from the fat necrosis, so which also present with calcifications on mammograms. Then we have cyst ruptures resulting in the spillage of debris. As I described earlier, the cyst rupture and resulting in the spillage of debris, and it leads to chronic inflammation and fibrosis. And next, due to fibrosis, there is a formation of a palpable nodularity in the breast. अच्छा, अभी कुछ जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं ये बेसिकली क्या हैं, दीज आर द बज़ वर्ड्स केम इन द सिनेरियो ऑफ पास पेपर्स. सो इनको एक दफ़ा और से पढ़ लेते हैं ताकि जब हम सिनेरियोज देखें तो तब हमें आइडिया हो जाए कि उन्होंने किस तरह से हमसे पास पेपर्स में पूछा हुआ है about the fibrocystic or the non-proliferative lesions. Palpable nodularity, these palpable nodularities, they basically cause the vague irregularity of the breast tissue, leading to a lumpy breast, usually in the upper outer quadrant, because most of the density of the female breasts lie in the upper outer quadrant, and this is called the fibrocystic change. अब फाइब्रोसिस्टिक चेंज, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो तरह के चेंज हो रहे हैं, एक फाइब्रोसिस हो रहा है और दूसरा यहाँ पे हमारे पास सिस्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं फाइब्रोसिस्टिक चेंज ऑफ द ब्रेस्ट, एंड इट इज़ अ बिनाइन कंडीशन. सो because it is not associated with an increased risk of breast cancer, as I have described earlier. It most commonly occur in the premenopausal breasts. So जब हम पास पेपर में सिनेरियोज देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ से कि इसके अंदर जो भी एजेस मेंशन किए हुए हैं फीमेल्स की, दे आर बेसिकली premenopausal ages, and it is hormone mediated. So cysts have a blue dorm appearance on the gross exam. As we can see here, they have a blue dorm appearance on the gross exam. So next we will be discussing UQs related to the fibrocystic changes. A 35-year-old woman. Here we can see the age. A 35-year-old woman presents with unilateral nipple discharge and palpable mass in the breast, not adherent to the skin. It is lumpy, bumpy breast. सबसे पहले अगर बात करें एज की, इट इज़ 35 years old women. सो एज से अंदाज़ा हो सकता है इट इज़ प्रीमेनोपॉजल. पहला हमारे पास बज़वर्ड आ गया. देन वी हैव द यूनिलैटरल निपल डिस्चार्ज एंड पैल्पेबल मैस ऑफ द ब्रेस्ट. पैल्पेबल मैस काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ में है तो इससे हमें कोई ख़ास हिंट नहीं मिल रहा, बट स्टिल इट इज़ अ बज़वर्ड कि कोई ना कोई मैस अपेयर हो रहा है. इट इज़ नॉट एडहेरेंट टू द स्किन. इससे हमें कुछ हद तक अंदाज़ा हो जाता है दैट इट इज़ अ बेनाइन लीजन. And the important buzzword lies here, lumpy bumpy breast. ये ज़्यादातर फाइब्रोसिस्टिक चेंज में हो रहा है तो इससे हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फाइब्रोसिस्टिक चेंज की बात हो रही है. Then the radiologist describes a dense breast with cyst and calcification on the mammogram. अब ये मेन पॉइंट है जो आपको डायग्नोसिस के साथ ले जाएगा. सिस्ट भी आ रही है और कैल्सिफिकेशन भी आ रही है, तो इससे आपको क्लियर हो जाता है कि दैट इट इज़ बेसिकली फाइब्रोसिस्टिक चेंज ऑफ द ब्रेस्ट. सो इसका डायग्नोसिस पूछा गया था इस सिनेरियो के अंदर. इसका डायग्नोसिस हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली इसके डायग्नोसिस हमारे पास फाइब्रोसिस्टिक चेंज आ जाएगा. उसके अलावा मॉर्फोलॉजी पूछ गई है. ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में हम बता सकते हैं दैट सिस्ट हैव अ ब्लू डॉर्म अपीयरेंस. और अगर हम बात करें इसकी हिस्टोलॉजी में यही डायग्राम, हिस्टोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी की या फिर माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी की, तो उसमें हम यही डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे, सिस्ट, फाइब्रोसिस एंड एडिनोसिस. उसके बाद हम लोग सिस्ट की डेवलपमेंट बता देंगे जिस तरह से मैंने बताया. बेसिकली पहले सिस्ट का स्ट्रक्चर दैट इट इज़ लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ ल्यूमिनल एपिथेलियम विच कैन अंडरगो ईदर एपोक्राइन मेटाप्लेजिया विच इज़ आल्सो अ बिनाइन कंडीशन और फाइब्रोसिस विच बेसिकली फाइब्रोसिस बेसिकली क्यों हो रहा होता है, क्योंकि सिस्ट जब रप्चर करती हैं तो जो स्पिलेज है, जो डेब्रिस है, इट कॉजेज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बेसिकली लीड्स टू फाइब्रोसिस. ये आ गया. उसके अलावा एडिनोसिस, इट इज़ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लोब्यूल्स. तो ये हिस्टोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी है जो कि हम इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे. इसकी ग्रॉस और हिस्टोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी से पूछी जाएगी. उसके बाद आ जाते हैं 25 ईयर फीमेल. दूसरा सिनेरियो आ जाता है 25 ईयर फीमेल
फर्स्ट buzzword premenopausal age है, presents with a vague nodularity in the breast. Again, coming back to that point, palpable nodularity or vague irregularity of the breast tissue. Second buzzword, presents with a vague nodularity of the breast, and there is a family history of breast cancer. Ultrasound examination reveals multiple simple cysts. Simple cyst likely to be benign. This is the third and most important buzzword leading us to the diagnosis that it is the fibrocystic change because the female is premenopausal. फैमिली हिस्ट्री ब्रेस्ट की अगर है तो मे बी ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि अब उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन किया है तो उस पर उनको एक सिंपल सिस्ट मिल रही है विच इज़ लाइकली टू बी बेनाइन, तो इस बेस के ऊपर हम लोग फाइब्रोसिस्टिक चेंज के बारे में कहेंगे और नॉन प्रोलिफरेटिव चेंज इसका डायग्नोसिस बनेगा. उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड चेंज पे विच आर बेसिकली प्रोलिफरेटिव डिजीज़ विद आउट एटीपिया. एटीपिया से मुराद होता है कि अबनॉर्मल सेल्स, द सेल्स विद जिनका नॉर्मल से साइज़ बड़ा होता है या फिर नॉर्मल से उनका नंबर ज़्यादा होता है, इस तरह से. तो प्रोलिफरेटिव डिजीज़ विदाउट एटीपिया इनकम्पसेस बेसिकली द पॉलीक्लोनल हाइपरप्लेजियाज. डिफरेंट सेल्स है, इनकी एक सेल नहीं है. हमें जिस तरह से पता है कैंसर्स के अंदर वी हैव मोनोक्लोनल हाइपरप्लेजियाज, तो यहाँ पे अगर पॉलीक्लोनल है तो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है दैट इट इज़ नॉट अ न्यूप्लास्टिक कंडीशन. सो वी हैव पॉलीक्लोनल हाइपरप्लेजियाज दैट आर एसोसिएटेड विद स्लाइटली इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, बेसिकली 2 times इंक्रीज्ड रिस्क. अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस आ जाती है प्रोलिफरेटिव डिजीज़ विदाउट एटीपिया में. वी हैव एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया, वी हैव स्क्लेरोसिक एडिनोसिस, कम्प्लेक्स स्क्लेरोसिक लीजन एंड पेपिलोमा. सो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया को, तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है. एपिथेलियल से हमें समझ आ रही है कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसके रिलेटेड बात हो रही है, और हाइपरप्लेजिया इंक्रीज्ड इन द नंबर ऑफ सेल्स. सो इट इज़ बेसिकली इट इन्वॉल्व्स इंक्रीज्ड इन द नंबर ऑफ बोथ द ल्यूमिनल एंड मायोएपिथेलियल सेल्स लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ डक्टल एंड लोब्यूलर स्पेसेस. सो increase in number of both spindle myoepithelial cells and epithelioid luminal cells leading to expansion of ductal and lobular spaces. इस तरह से इसकी मॉर्फोलॉजी है जिसके अंदर हमें नज़र आ रहा है that ducts they are basically filled with cells. It is basically breast epithelial hyperplasia. Moving on to the sclerosing adenosis. अगर सिर्फ एडिनोसिस होता तो वो कौन सी कंडीशन थी, वो बिल्कुल बेनाइन कंडीशन थी. इट वॉज नॉट एसोसिएटेड टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. लेकिन स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है. स्क्लेरोसिंग से मुराद होता है दैट देयर इज़ फाइब्रोसिस ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ कोलाजन. Sclerosing adenosis basically involves increased number of glands with their fibrosis due to the deposition of collagen. So this is the microscopic image of the sclerosing adenosis where you can see increased number of glands with the fibrosis. Here we can see the fibrosis in the bluish tinge. Then we have complex sclerosing lesion and papilloma. Papilloma is also a benign lesion formed in the benign neoplasm formed in the subareolar duct. Then we have the proliferative disease with atypia. It is basically an atypical hyperplasia. Includes the monoclonal precancer. जब आ जाती है मोनोक्लोनल की टर्म तब हमें रियलाइज़ हो जाता है कि कुछ इट इज़ रिलेटेड टू न्यूप्लेजिया. Monoclonal precancer that are associated with a modest increase in the risk of breast cancer in both breasts. It increases the risk of breast cancer to 13 to 17%, basically 5 times increased risk of developing breast cancer. एटिपिकल हाइपरप्लेजिया क्या है कि अब होता क्या है. एटिपिकल हाइपरप्लेजिया इज़ अ प्री-malignant condition which may occur either in the ductal or lobular epithelium. It involves abnormal epithelial proliferative breast lesions. अब इसके अंदर abnormal lesions होती हैं लेकिन उनको हम carcinoma in situ, लेकिन वो इस कदर ज़्यादा नहीं होती कि उनको हम carcinoma in situ क्लासीफाई करें. सो इनको हम लोग प्री-malignant lesions कहते हैं. और इसमें हो क्या रहा होता है कि एक्सेसिव प्रोलिफ्रेशन हो रही होती है सेल्स की, लेकिन कैसे सेल्स होते हैं, एटिपिक सेल्स होते हैं.
जिनका जो जिनके अंदर माइटोसिस क्या होती है, ज़्यादा होती है, नॉर्मल से ज़्यादा माइटोसिस हो रही होगी, एक चीज़ ये। उसके अलावा उनके अंदर न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म ज़्यादा होगा, उनकी सेलुलरिटी ज़्यादा होगी, और उनके अंदर माइटोटिक फिगर्स नॉर्मल होंगे, इस तरह से। अब इसके अंदर दो तरह का हाइपरप्लेजिया आ जाता है एटिपिक वाले में, एक एटिपिकल लोब्यूलर हाइपरप्लेजिया और दूसरा एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया। अब लोब्यूलर हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि लोब्यूल्स के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स है उनकी एक्सेसिव एटिपिक प्रोलिफरेशन होना शुरू होती है, तो इट रिजेंबल्स द लोब्यूलर कार्सिनोमा इन साइटू। और डक्टल एटिपिक डक्टल हाइपरप्लेजिया, इट रिजेंबल्स डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू। और इनके डायग्राम से, दिस इज अ lobule with excessive number of proliferations, and these are basically ducts with excessive proliferation. अगर इसको नॉर्मल से कंपेयर करें, दिस इज़ द नॉर्मल डक्ट and this is the duct with atypic hyperplasia with excessive proliferation of the cells. This is a normal SNS or lobule, and these are the this is a lobule with excessive proliferation, atypic hyperplasia. इनके देखिए जिस तरह से सेल इसके अंदर नॉर्मली अरेंज्ड हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एबनॉर्मल सी अरेंजमेंट है सेल्स की। तो लेकिन अब होता क्या है, बट वी कैन नॉट क्लासीफाई देम एज lobular carcinoma in situ or ductal carcinoma in situ, because both of these changes are they are more limited in extent as compared to that carcinomatous condition. So अब इसकी अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें, the cells in ADH, the atypic ductal hyperplasia, the cells in ADH are uniform in appearance and form sharply marginated spaces or rigid bridges. They are basically monomorphic cells and they pile up to form abnormal architectural structures. Uniform in appearance से मुराद ही है monomorphic cells, and they are sharply marginated spaces and rigid bridges. And next, moving on to the scenario. इससे पहले हम लोग इस तरह से ये डायग्राम है वो देख लेते हैं. We have a normal duct, and then the duct undergoes hyperplasia, which is basically a benign condition. But if it develops atypic hyperplasia, it is a prevalent condition, and then we have the ductal carcinoma in situ, which can further lead to invasive breast carcinoma if it spreads to the surrounding tissue. Then we will be discussing this UQ. A top tennis player was diagnosed with the fibrocystic disease of the breast with atypic ductal hyperplasia. पहले उसको फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस आए, उसके बाद एटिपिकल डक्ट हाइपरप्लेजिया हो जाता है. अब एटिपिकल डक्ट हाइपरप्लेजिया, इट इज़ अमंग द रिस्क फैक्टर्स फॉर द ब्रेस्ट फॉर द ब्रेस्ट कार्सिनोमा. अब रूटीन मेमोग्राफी पे हमें इंक्रीज्ड मेमोग्राफिक डेंसिटी मिल रही है. इट इज़ अगेन अ रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा. हाउ डज दिस डायग्नोसिस अफेक्ट द पेशेंट रिस्क ऑफ डेवलपिंग द ब्रेस्ट कैंसर. अब किस तरह से दिस डायग्नोसिस, तो हम इसमें 2 पॉइंट्स बताएंगे. एक पॉइंट ये कि जो डायग्नोसिस है उसके अंदर एक एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया आ रहा है और दूसरा इंक्रीज डेंसिटी आ रही है. बोथ ऑफ देम आर रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा. सो वी कैन राइट डाउन दैट this diagnosis is associated with 5 times increased risk with the development of carcinoma. उसके अलावा एटिपिक हाइपरप्लेजिया की डेफिनेशन इसमें हम बता सकते हैं. उसके अलावा what other factors will modify the risk of increase or decrease, उनके what other factors will modify the risk ना, तो उसमें हम रिस्क फैक्टर्स लिख सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन टॉप टेनिस प्लेयर की एज क्या थी, वेदर शी वाज फीमेल और मेल, और वेदर शी वाज पोस्ट मेनोपॉजल और प्री मेनोपॉजल. इफ़ शी वाज अ फीमेल, तो उसके अंदर हम लोग फर्दर फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, वेदर शी वाज पोस्ट मेनोपॉजल और प्री मेनोपॉजल, और उसकी डेट ऑफ मैरिज क्या है, इधर शी इज़ नलिपेरस और नॉट, और ब्रेस्ट फीडिंग की हिस्ट्री, और उसके अलावा फर्स्ट प्रेगनेंसी की हिस्ट्री. एटिपिक हाइपरप्लेजिया पहले से हमें पता है, वेदर शी हैज़ फर्स्ट रिलेटिव्स विद ब्रेस्ट कैंसर और नॉट, और ionizing radiations, alcohol consumption, race or ethnicity, all of them are the risk factors which are associated with increased risk of breast cancer.